हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग पृथ्वी शिखर सम्मेलन को स्टार्ट करेंगे और इसको रियो समिट भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इन्वायरमेंट में परिवर्तन की वजह से, इन्वायरमेंट में चेंज की वजह से पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के संकट उत्पन्न होते हैं। ठीक है, वर्ष 1992 में हमारी धरती पर मंडरा रहे संकट से निपटने के लिए एक रणनीति बनाई गई जो साझी रणनीति थी। रणनीति का मकसद ये था कि विश्व भर के नेता जो ब्राजील का शहर है रियो डी जेनेरियो, ठीक है, रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए। कौन से सम्मेलन में? अर्थ समिट कहते हैं इसको, पृथ्वी सम्मेलन। रियो डी जेनेरियो में हुआ था ब्राजील में 1992 में 1992 में। ठीक है, वहां पे इकट्ठा हुआ। इस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं को लेकर बहुत जो है गहरी चिंता जताई गई। किसकी? जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो ये दो जो है मेन मुद्दे थे और इनसे लड़ने के लिए मिलकर एक प्रयास करने का संकल्प लिया गया। 172 देश 172 172 देशों ने जो है उनके प्रतिनिधियों ने यहाँ पे भाग लिया। ठीक है, 172 देशों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण और विकास के मुद्दों पर आयोजित इस सम्मेलन में भाग लिया। ठीक है, रियो डी जेनेरियो कहाँ पे है? ब्राजील में है। 1992 में अर्थ समिट हुआ था वहाँ पे, और अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन, इसको अर्थ समिट भी कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था ये। ठीक है, किसका था? संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण और विकास सम्मेलन था 1992 में। देखिए रियो जो अर्थ समिट है, इसके दौरान जो हुआ था 192 में, तो इसके दौरान वैश्विक पर्यावरण सुविधा, ठीक है, ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी GEF बोलते हैं, इसकी स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई? ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी। ठीक है, ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी 1992 में स्थापना हुई। यह 18 संस्थाओं से मिलकर 183 देशों में वैश्विक पर्यावरण के संबंध में चुनौतियों से निपटने में सहायता करता है। ठीक है, इसके ये जो है इसकी GEF की 18 संस्थाएं हैं और 183 देशों में जो भी पर्यावरण से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो चुनौतियाँ होती हैं, उनसे निपटने के लिए GEF जो है हेल्प करता है। यह संकटग्रस्त पारिस्थितिकी, ठीक है, संकटग्रस्त पारिस्थितिकी तंत्रों, और चाहे वो स्थलीय हो या फिर वो जलीय हो, उनको संरक्षित करने में अपनी भूमिका निभाता है। जो ग्लोबल इकोनॉमिक फैसिलिटी है, जो ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी UNFCCC के तहत अल्प विकसित देशों को अल्प विकसित देश निधि, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो GEF क्या करता है कि जो कंट्रीज अल्प विकसित हैं उनको लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज का फंड जो है प्रोवाइड करता है कि वो फंड से अपने जो है इन्वायरमेंट को सुरक्षित कर सके। इन देशों को उनके नेशनल एडॉप्शन प्रोग्राम ऑफ एक्शन NAPAS, ठीक है, की तैयारी एवं क्रियान्वयन में सहायता करता है। तो उन मतलब कैसे प्रोग्राम्स उनको अडॉप्ट करने चाहिए कि उनका इन्वायरमेंटल जो डिग्रेडेशन है उसको रोका जा सके, इन्वायरमेंटल जो प्रॉब्लम है, हैजार्ड है, उसको कम किया जा सके। तो इसके लिए नेशनल एडॉप्शन प्रोग्राम ऑफ एक्शन ये जो है तैयार कराया जाता है। अब देखिए 2001 में COP7 में COP7 की बैठक कहाँ पे हुई थी? माराकेश में हुई थी। ठीक है, माराकेश में हुई थी। देख लीजिए 2001 में COP7 की जो बैठक हुई थी वो माराकेश में आयोजित हुई थी। इस बैठक से प्राप्त निर्देशों के आधार पर विशिष्ट जलवायु परिवर्तन स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड, ठीक है, देखिए अब ये देखिए एग्जाम में अगर आए कि स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड कहाँ से स्टार्ट किया गया, तो ये COP7 से 2001 में माराकेश में स्टार्ट किया गया था। ये जो फंड होगा वो अनुकूलन के साथ साथ विकासशील देशों की तकनीकी सहायता में जो है हेल्प करेगा। जो टेक्नोलॉजिकल जो हस्तांतरण है वो भी देगा। ठीक है, विकासशील देशों को टेक्नोलॉजिकल हस्तांतरण, जैसे मान लीजिए कि अगर इंडिया जैसे विकासशील देश है उसको किसी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है जिसकी हेल्प से वो इन्वायरमेंट को क्लीन कर सकता हो, तो जो है ये फंड के साथ साथ जो है टेक्नोलॉजिकल जो हेल्प है वो भी प्रोवाइड की जाएगी विकासशील देशों को। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP एंड GEF के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, अभी प्रेजेंट में अगर हम देखें तो GEF के मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अध्यक्ष माओका इशी, क्या नाम है? माओका इशी, ये है। ठीक है, GEF का संस्थागत ढांचा, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क अगर हम देखें GEF का, तो देखिए GEF जो है, हाँ देखिए ये GEF जो है GEF काउंसिल कंट्रीज, काउंसिल मेंबर्स और कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ठीक है, तो इसके जो है 17 हमने देखा था 17 जो है एजेंसीज होती हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी है? UNDP, UNEP, वर्ल्ड बैंक, ADB, AFDB, ठीक है, EBRD, FAO, IADB, IFAD, है ना, ऐसे करके इनकी जो है 17 जो है संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशन इनसे जुड़ी हुई हैं। तो
अब क्या है कि भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा यानी कि ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी GEF जो है जैव विविधता पर अभिसमय यानी कि कन्वेंशन ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD, ठीक है, CBD पर जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC इसको बोलते हैं, और यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन UNCCD। इसके बाद फिर क्या है, स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑफ पर्सिस्टेंट जो ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स स्टॉकहोम पॉप, ठीक है, द्वारा पारा पर मीनामाता अभिसमय मीनामाता कन्वेंशन ऑफ द मर्करी इत्यादि के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। तो अभी आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है कि जो आपका देखिए ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी यानी कि GEF है वो जो है CBD, ठीक है, CBD क्या है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल आपकी डाइवर्सिटी, ठीक है, फिर यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, UNFCCC, और फिर जो है UNCCD यानी कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, फिर आपका स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन द पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूशन। इन सब के लिए जो है क्या करता है ये वित्तीय क्रियाविधि प्रोवाइड कराता है, ठीक है, जो है आपका फंड प्रोवाइड कराते हैं। अब क्वेश्चन हमारा रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किसके लिए था, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था ये, ठीक है, पर्यावरण पर दूसरा सम्मेलन नहीं था, अंतर्राष्ट्रीय नई अर्थव्यवस्था ये नहीं थी, तो ये क्या था, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था ये। नेक्स्ट हमारा रियो डी जेनेरियो ब्राजील में 1992 में अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन अर्थ समिट जो है ऑर्गेनाइज किया गया था, ये संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण विकास सम्मेलन था। नेक्स्ट हमारा भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा के संबंध में यह जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय कार्यविधि के रूप में काम करता है, तो ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। रियो अर्थ समिट जो हुआ था 1992 में, उसके दौरान वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF बोलते हैं ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी की स्थापना हुई थी। कब हुई थी, ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी की स्थापना हुई थी रियो अर्थ समिट के टाइम पे 1992 में, ठीक है, 1992 में ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी जो है वो CBD, UNFCCC और UNCCD इसके लिए वित्तीय कार्यविधि प्रोवाइड करता है, मतलब फाइनेंशियल हेल्प करता है किसके लिए, UNCCD, CBD और UNFCCC, ठीक है, इसके लिए। नेक्स्ट हमारा है एजेंडा 21, तो एजेंडा 21 के बारे में जानते देखिए, ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में, ठीक है, कहाँ पे, ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में 1992 में पर्यावरण और विकास सम्मेलन आयोजित किया गया। इसे अर्थ समिट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, अर्थ समिट या पृथ्वी शिखर सम्मेलन। यह सम्मेलन स्टॉकहोम की 20वीं वर्षगांठ के लिए आयोजित किया गया, किसके लिए, स्टॉकहोम की 20वीं वर्षगांठ के लिए आयोजित किया गया, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ कि इसमें सम्मिलित देशों ने धारणीय विकास के लिए कार्यवाही योजना स्वीकृत की है, जैसे एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। तो इसमें क्या हुआ, जो शामिल देश थे उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो है योजना को स्वीकृत किया, जिसको हम कहते हैं एजेंडा 21। एजेंडा 21 धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। यह पारिस्थितिकी विनाश और आर्थिक असमानता को समाप्त करने पे बल देता है, ठीक है, कौन, एजेंडा 21। अब देखिए इसमें क्या है, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, स्टॉकहोम सम्मेलन जो है 1972 में हुआ था। स्टॉकहोम किसके लिए है, पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स के लिए है, ठीक है। स्टॉकहोम सम्मेलन जो है 1972 में हुआ था, 20वीं वर्षगांठ उसकी मनाई गई। कब, जब हमारा 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जिसको रियो कहते हैं, रियो जो है पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 हुआ था, मतलब 20 साल के बाद। पहले स्टॉकहोम शिखर सम्मेलन 1972 में, 20 साल बाद 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन और समझौता हुआ था उसमें, इसको एजेंडा 21 कहते हैं। समीक्षा इसकी 5 वर्ष पर हुई, जिसको अर्थ समिट यानी कि पृथ्वी सम्मेलन +5 यानी कि 5 वर्ष पे उसका जो है क्या हुआ था, समीक्षा हुई थी, तो इसलिए अर्थ समिट जो है +5 यानी कि 1997 में ये हुआ। इसके साथ ही पृथ्वी सम्मेलन में 21वीं सदी के लिए पर्यावरणीय विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किए गए, ठीक है, 21वीं सदी के लिए पर्यावरणीय विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किए गए। इन कार्यक्रमों को एजेंडा 21 का नाम दिया गया। इस एजेंडे को निम्न प्रमुख भागों में बांटा गया। तो कौन कौन से भाग है एजेंडा 21 के, पहला तो ये कि जैविक विविधता का सर्वेक्षण और संकटग्रस्त जीवों का संरक्षण, ठीक है, जैविक विविधता है उसका
क्या करना है, सर्वेक्षण और संकटग्रस्त जीवों का संरक्षण। दूसरा क्या है, विकासशील देशों में गरीबी निवारण और जनसंख्या नियंत्रण करना, ये भी जो है काम है एजेंडा 21 का। पूंजी स्थानांतरण को उदार बनाने पर बल देना, ट्रांसफर करना पूंजी का। दूसरा क्या है, सबको खाद्य, स्वच्छ जल और सामाजिक सुरक्षा प्रोवाइड करना। तो ये सब एजेंडा 21 में है। अब देखिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण एवं विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास था ये, ठीक है। प्रश्न देखेंगे, सभी समाचारों में कभी कभी देखने को मिलता है एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक है। तो यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक योजना है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। 2020 में जोहान्सबर्ग में जो है धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन हुआ, वर्ल्ड समिट ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट जोहान्सबर्ग में बता रहे हैं, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए देखिए जोहान्सबर्ग में नहीं हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था, देखिए ये जो हमारा पहला सही है, लेकिन एजेंडा जो 21 है वो धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। ये ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में हुआ था 1992 में, जो है 1992 में पर्यावरण और विकास सम्मेलन आयोजित किया गया। इसे अर्थ समिट या पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें जो सम्मिलित देश थे वो धारणीय विकास की एक जो है कार्यवाही योजना उन्होंने स्वीकृत की, जिसको कहते हैं एजेंडा 21, ठीक है। तो मतलब क्या है, एजेंडा 21 रियो डी जेनेरियो में हुआ था, वहाँ पे एक जो है योजना स्वीकृत की गई जिसका नाम दिया गया एजेंडा 21, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। और अब नेक्स्ट है, देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति, हाँ, जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1996, ठीक है, कब 1996 के अधीन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 22 जुलाई 2010 को, कब 22 जुलाई 2010 को गैजेट नोटिफिकेशन के द्वारा जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी का नाम बदल दिया गया। इसके अनुसार संकट जो परिसंकट में सूक्ष्म जीव हैं, आनुवांशिक निर्मित तत्वों, जीवों या कोशिकाओं के विनिर्माण, उद्योग, आयात निर्यात, भंडारण जो है नियम या 1989 में आनुवांशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति शब्दों के स्थान पर जहां कहीं वे आते हैं उन्हें आनुवांशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति, मतलब क्या है इतना कहने का कि आनुवांशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति अब नाम नहीं रह गया, बल्कि इसका नाम रख दिया गया आनुवांशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ये रखा जाएगा। ये क्या करेगा, ये जो है आपका चाहे जो जीव हैं, आनुवांशिक निर्मित जीव हैं, उनकी कोशिकाओं के विनिर्माण, उपयोग, आयात निर्यात, भंडारण, इन सब में जो है वो क्या करता है, रेगुलेट करता है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में कौन जो है पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है, कौन है, वन नीति, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, औद्योगिक नीति और शिक्षा नीति। तो देखिए कौन संबंधित है, सभी चारों जो हैं, चाहे वो वन नीति हो, चाहे वो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम हो, औद्योगिक नीति हो, शिक्षा नीति हो, सारे ही जो है पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है, ठीक है। तो ये हो गया। देखिए पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से जो है प्रत्यक्षतः अगर हम डायरेक्टली देखें तो वन नीति और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 सम्मिलित है, जबकि औद्योगिक नीति और शिक्षा नीति में भी पर्यावरण दृष्टिकोण को सम्मिलित किया गया है। लेकिन अगर एग्जाम में प्रत्यक्षतः पूछेगा तो हम जो है वही दो ही की बात करेंगे, हम इसके दोनों की बात नहीं करेंगे, शिक्षा और औद्योगिक की। लेकिन अगर टोटल पूछा गया है तो ये भी इंक्लूडेड है उसमें। नेक्स्ट हमारा है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, एनजीटी भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया। ये 2010 में किया गया, कब, 2010 में किया गया। देखिए एनजीटी जो है अर्थात राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना भारत सरकार द्वारा 18 अक्टूबर 2010 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के अधीन की गई। इसके द्वारा पर्यावरण संरक्षण, वन एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मामलों का निपटारा किया जाता है। एनजीटी का पूर्ण रूप क्या है, एनजीटी जो है मतलब है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अब नेक्स्ट हमारा है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के संदर्भ में सत्य नहीं है, ठीक है। तो क्या है, कौन सा कथन जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के संदर्भ में जो सत्य नहीं है वो बताना है। देखिए CDM क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की स्थापना, ठीक है। दूसरा है नेशनल एडॉप्टेशन फंड के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए का प्रारंभिक कोष के रूप में निवेश। तीसरा हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के सन सिटी में आयोजित बेसिक की 19वीं बैठक में शामिल न होना।
तो ये जो हमारा सही है, ये जो है ये सही है। ये क्वेश्चन था कि कौन सा कथन जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के संदर्भ में सत्य नहीं है, तो ये जो है आपका सी होगा। देखिए स्वच्छ विकास युक्त यानी कि CMD या UNFCCC के क्योटो प्रोटोकॉल की धारणा 12 के अंतर्गत आती है। इसके तहत एनेक्सर 1 जो है उसके विकसित देश और गैर एनेक्सर 1, ठीक है, जो एनेक्सर 1 में है वो विकसित देश आते हैं, जो गैर एनेक्सर 1 में है उसमें जो है गैर विकसित देश है जो विकसित नहीं है, ठीक है। इन देशों में स्वच्छ विकास युक्त परियोजनाएं, ठीक है ना, कार्यान्वित कर कार्बन क्रेडिट को समाप्त करते हैं। कार्बन क्रेडिट जो है उसका उपयोग विकसित देश अपनी राष्ट्रीय उत्सर्जन प्रतिबद्धताओं में हुई कमी को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे कार्बन जो है कार्बन क्रेडिट्स की बिक्री होने लगती है। कोई देश अगर कार्बन को मतलब इन्वायरमेंट को पोल्यूट नहीं किया, उसने कार्बन सेव किया है, तो अपना क्रेडिट वो दूसरे को सेल कर सकता है, ठीक है। भारत सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए नेशनल एडॉप्टेशन फंड की स्थापना की गई। बेसिक की 2019 की बैठक में शामिल न होने का जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव का सामना करने से कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान से अनुरूप अधिनियमित हुआ था, ठीक है। तो ये कौन सा अधिनियम के अनुरूप है, तो ये आपका एक है, ठीक है। एक क्या है, स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार अनुरूप जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग है। तो एक हेल्दी जो है पर्यावरण जीवन के जो है आपके अधिकार का अनुरूप है ये, ठीक है। राइट टू लाइफ का पार्ट होता है एक स्वस्थ पर्यावरण, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, हाँ, तो देखिए ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हम इसमें एक्सप्लेनेशन देखेंगे। देखिए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण में रहने का अधिकार देता है, जो जीवन के अधिकार यानी कि जो राइट टू लाइफ है आर्टिकल 21 के अंतर्गत है, ठीक है। इस अधिनियम के द्वारा देश में एक राष्ट्रीय हरित न्यायालय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई 2010 में, ठीक है। अब नेक्स्ट हम करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, देखिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT किस प्रकार से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB से भिन्न है, ठीक है। तो NGT किस तरह से CPCB से भिन्न है, तो देखिए NGT का गठन एक अधिनियम द्वारा किया गया, जबकि CPCB का गठन सरकार के कार्यपालिका के आदेश से किया गया। दूसरा है NGT पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध कराता है और उच्चतर न्यायालयों के मुकदमे के भार को कम करने में सहायता करता है, जबकि CPCB जो है वो झरनों कुओं की सफाई को प्रोत्साहित करता तथा देश में वायु की गुणवत्ता को सुधार लाने का कार्य करता है। तो ये जो है आपका 2 सही है, ठीक है, 2 सही है। हमारा NGT जो है वो ये सारे जो है हमारे उच्चतर न्यायालय हैं जो उनके भार को कम भी करता है, और जो है CPCB जो है झरनों और कुओं की सफाई को प्रोत्साहित करता है। तो हमारा ये दूसरा जो है सही हो जाएगा। पहला जो है, पहले के बारे में हम देखते हैं। देखिए राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना 10 अक्टूबर 2010, कब, अक्टूबर 2010 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत वनों एवं अन्य, इसके लिए वनों और भी जो प्राकृतिक संसाधन है उनके संरक्षण के लिए किया गया था, ठीक है। अब देखिए जो इनसे संबंधित जो भी इश्यूज आते हैं उनको प्रभावी ढंग से उनसे निपटने के लिए किया गया था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक सांविधिक जो है गठन है, जिसका गठन 1974 में जल अधिनियम 1974 के तहत किया गया था, ठीक है। तो ये जो है सांविधिक है। पर्यावरणीय मुद्दों पर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का समर्पित क्षेत्राधिकार द्रुत गति से पर्यावरण मतलब बहुत तेजी से पर्यावरण के न्याय को उपलब्ध करा रहा है, और उच्चतर न्यायालयों में मुकदमों का भार कम करने में ये मदद करता है, ठीक है। जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1974 तथा जल वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम 1981 में वर्णित CPCB के मुख्य कार्यों में नदियों और कुओं की स्वच्छता को बढ़ावा देना तथा देश में वायु की गुणवत्ता को सुधार करना। तो ये हमारा हो गया। अब इसमें क्या है, इसमें देखिए क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। इसमें जो है पहला क्वेश्चन हमारा पहला ऑप्शन गलत हो जाता है, क्योंकि कहता है कि NGT एक अधिनियम के द्वारा बनाया गया है, जबकि CPCB का गठन कार्यपालिका के आदेश से हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या है, NGT जो है क्या है, ये पर्यावरण से संबंधित मामलों की देख जो है करता है, उसको जो बर्डन है हाई कोर्ट्स के ऊपर उसको कम करने की कोशिश करता है। और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है एक संविधिक संगठन है, क्या है, सांविधिक संगठन है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट हमारा है पर्यावरण परीक्षा उपयोगी तथ्य, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।